तो देखिए हम लोग अपने सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, ठीक है ना, तो कुछ न्यूमेरिकल करते हैं आज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लुसाइक लॉ पढ़ाया था, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है और एक थोड़ा और मैंने प्रॉब्लम लिखी है, थोड़ी इसको सॉल्व करतीएगा, कुछ चीजें आपकी रिवाइज हो जाएंगी और फिर हम लोग आज ही शुरू कर देंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को मैं इधर सॉल्व करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपको क्या दे रखा है, 672 मिलीलीटर ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट एनटीपी वाज फाउंड टू वेट 1 ग्राम। मतलब तुम्हें ये दे रखा है कि तुम्हारे पास जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, ठीक है ना, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब क्या है कि जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन है, ठीक है ना, तो वो ओजोन के फॉर्म में मान लो कन्वर्ट हो रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको बस इतना दे रखा है, देखना ध्यान से। सिंस आपको क्या दे रखा है, सिंस 672 मिलीलीटर, है ना। ये देखो जो भी आपकी ओजोनाइज्ड गैस है, ठीक है ना, ये किसके ग्राम के बराबर है भाई, 1 ग्राम के बराबर है, ठीक ना। ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का देखो जरा ध्यान से, तो वेट कितना है, 1 ग्राम के बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना ध्यान से कि अगर मैं ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन की बात करूं, ठीक है ना, तो यानी मतलब क्या हो गया, 622 मिलीलीटर किसके ग्राम के बराबर है, 1 ग्राम के बराबर, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, उसके लिए हम लोग और कुछ कहानी कर लेते हैं ताकि अपने को और भी चीजें समझ में आए, ठीक है ना। तो अब देखो इतने मिलीलीटर का वेट इतना ग्राम है, ठीक, तो हम लोग जरा एक मोल का निकाले कितना ग्राम वेट हो जाएगा। हेंस देखो ध्यान से, अगर मैं 1 मिलीलीटर, ठीक ना, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का वेट निकालूंगा तो 1 डिवाइडेड बाई 1 जो है ना, 1 डिवाइडेड बाई 672 ग्राम हो जाएगा। और आपको अच्छे से पता है 1 मिली हमको मोल में बताना है, तो 1 मोल में कितने मिलीलीटर होते हैं भाई, 22,400, यानी 22,400 मिलीलीटर जो ओजोनाइज्ड का मास होगा वो कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 672 इंटू कितना हो गया, 22400। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तुम्हारा कैलकुलेशन कर लेना, 33.3 ग्राम। तो देखो हमें ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मास पता चल गया, ठीक है ना। तो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मास कितना है। अब कहता रहा है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया जाए, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई जो ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, इसको ऐसे लिखा जाए, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन मतलब क्या है, ये याद रखो, ओजोनाइज्ड ना ऑक्सीजन इन ओजोन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो अब देखो ध्यान से खूब अच्छे से, तो थोड़ा मैं रेस कर दूं, रिएक्शन का काम हमें मान लो पड़ेगा। तो ये देखो ओजोन है O2 और ये तुम्हारा ओजोन का मिक्सचर O3 ओजोन है और O2 का यही अपने को मिक्सचर है और इसका टोटल वेट कितना दे रखा है, देखो 33.33 ग्राम ये तुम्हें दे रखा है। और तुम्हें बताना है कैलकुलेट द वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ओजोन है। तो ओजोन का हम लोग मास पता कर लें और उसी के लिए वॉल्यूम निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो ऑक्सीजन है, ठीक ना, जो ऑक्सीजन है, ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, लेट इसको मान लेता हूँ मैं x ग्राम के बराबर। ये कितने ग्राम के बराबर है, देखो x ग्राम के बराबर। तो अब देखो अगर ये x ग्राम के बराबर है, ठीक है ना, और टोटल देखो वेट इसका दे रखा है, याद करो ध्यान से। तो इसका जो टोटल वेट है, ऐसे देखो ध्यान से, ये टोटल वेट आपको कितना दे रखा है, इनिशियल देखो 1 ग्राम के बराबर। तो अगर मैं बोलूं कि ओजोन का, ठीक है ना, ये देखो ध्यान से, ये ओजोन है, तो ओजोन का मास कितना हो जाएगा, 1 माइनस x ग्राम। और आप देखो ये 1 मोल ओजोनाइज्ड गैसेस मिक्सचर का मास है, मतलब ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मिक्सचर है, यानी ये क्या है, इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर मास है। तो यानी मैं दैट इज कर सकता हूं कि दैट इज, ऐसे लिख दूं मैं, मॉलिक्यूलर मास जो मिक्सचर है वो किसके बराबर है, देखो 33.33 ग्राम के बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो यानी क्या है, 32x यानी ओजोन है, ओजोन O2 का 32 हो गया और प्लस क्या हो गया, देखो 48 और इसका वेट कितना है, देखो 1 माइनस x ग्राम। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ठीक ना, यहां से इसको इक्वेट कर लिया जाए। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा x की वैल्यू, है ना, घर पे कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 1.13। मेरे पास डेटा है कैलकुलेशन का, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 1.13 ग्राम। तो अब देखो 1.13 ग्राम, ठीक है ना, ये आ गया तुम्हें ऑक्सीजन का वेट। ये क्या है, ऑक्सीजन, वेट ऑफ ऑक्सीजन है, ये वेट ऑफ ऑक्सीजन है, वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल लिया जाए तो कितना हो गया भाई, 1.33। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना हो गया, देखो 32 ना, वेट ऑफ ऑक्सीजन।
तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन का वेट निकाल लेंगे। तो ऑक्सीजन का जो मतलब वेट पता था अपने को, हमने ऑक्सीजन का यहाँ से मोल निकाल लिया, तो ऑक्सीजन का मोल यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो तुमसे क्या पूछ रखा है कि वॉल्यूम जो है आप बताइए, है ना, ओजोन जो है कैलकुलेट द वॉल्यूम, तो मोल ऑक्सीजन पता चल गया, ठीक है ना। मोल ऑक्सीजन कितना आया ये तुम्हें यहाँ से पता चल गया, ठीक ना। क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 पॉइंट, ठीक है ना। नहीं, कैलकुलेशन में चेक करना, तो ये तुम्हें मिल जाएगा, जो एक्स की वैल्यू है यही गड़बड़ हो रही थी, जो एक्स की वैल्यू है ये सॉल्व कर लीजिएगा आप, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये आ जाएगा तुम्हें, ये मिल जाएगा तुम्हें जो है 0 पॉइंट, ठीक है ना, 0.083, कितना मिल जाएगा 0.083, ये कर लेना तुम, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा मास पता चल जाएगा, तो इससे घटा लीजिएगा, इसका मास पता चल जाएगा ओजोन का, है ना। अब उतने मास का कितना ओजोन का वॉल्यूम है कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जरा सेकंड वाली प्रॉब्लम को, अच्छा क्वेश्चन है ये, घर पे एक बार जरूर इसको पूरी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेगा तो इसको जरा ध्यान से देखिए कैसे इसके प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे। तो अब फर्स्ट वाला को इरेज कर दिया जाए, फर्स्ट वाले को इरेज करते हैं, क्वेश्चन में जो जो चीजें दे रखी है उसको लिखा जाए। देखो 100 मिलीलीटर मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आंख बंद करके पहले हम लोग, ठीक है ना, ये देखो मिक्सचर, मैंने बोला जब भी मिक्सचर का प्रॉब्लम बोले तो पहले बॉक्स बनाओ, ये देखो बॉक्स बनाया मैंने, इस बॉक्स में क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तुम्हें दे रखा है, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 100 मिलीलीटर है, पास थ्रू अ ट्यूब कंटेनिंग रेड हॉट चारकोल, ठीक है ना, द वॉल्यूम बिकम्स 160 मिलीलीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इस मिक्सचर को, ध्यान से सुनते रहना, इस मिक्सचर को हमने क्या किया, पास किया रेड हॉट चारकोल से, तो रेड हॉट चारकोल में ये रिएक्शन होती है, ये भी याद रखे रहो, और इसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ जा रहा है 160 मिलीलीटर। अब क्या क्या बताना है उसकी चीजें आपसे पूछ रखा है, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं 100 मिलीलीटर ये है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि ये जो CO2 है ये x मिलीलीटर है, ये आपने मान लिया, तो x CO2 है, तो अगर मैं बोलूं CO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस x मिलीलीटर कितना हो जाएगा, देखो CO2 का वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिंपल से देखो ध्यान से, वॉल्यूम बल्कि CO2 का पूछ रखा है ना, पहले CO2 को निकालते हैं, रिएक्शन में CO2 आ रही है तो बार बार ये करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं x मिलीलीटर इसको मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 100 माइनस x मिलीलीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो यानी अब देखो ध्यान से, हमें मिल गया कि वॉल्यूम जो CO का है वो 100 माइनस x मिलीलीटर है, और जो CO2 है वो कितना है, x मिलीलीटर है। ध्यान से देखते रहना आपको अच्छे से, रिएक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रिएक्शन है, तुम्हें ये दे रखा है। तो अब देखो ये रिएक्शन दे रखा है, सिंस CO2 प्रोड्यूसेस, है ना, प्लस पहले सिंस CO2 प्लस कार्बन प्रोड्यूसेस, देखो क्या है 2CO। अब देखना ध्यान से, इसको आपने माना है कि कितना है x मिलीलीटर, तो ये कितना बन जाएगा, देखो 2x मिलीलीटर, ये देखो ये कितना हो गया तुम्हारा 2x मिलीलीटर, ये तो कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ से। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब इसके साथ में रिएक्शन हो गई तो आफ्टर द रिएक्शन वॉल्यूम कितना हो गया 160 मिलीलीटर, ये तुम्हें दे रखा है, तो इसको मैं लिख दिया जाए सिंस, ठीक है ना, वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ऐसे लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर आफ्टर द रिएक्शन, ठीक ना, आफ्टर द रिएक्शन कितना है 160 मिलीलीटर, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है। और अब देखो ध्यान से, कितना वॉल्यूम तुम्हारे पास एक्चुअल में है इसको भी देख लिया जाए। तो अब देखो ध्यान से, 100 माइनस भाई 100 माइनस x तो CO का बचा हुआ ही है, वो तो कहीं रिएक्शन करने गया नहीं, रिएक्शन कौन कर रहा है, अपना कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब ये देखो ये टोटली डिकम्पोज हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0, यानी इसको लेंगे नहीं, और ये 2x मोल कितना हो जाएगा तुम्हारा इसका। तो अब देखो 2x मिलीलीटर किसका हो गया तुम्हारा, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बना हुआ है, और ये दोनों जोड़ के किसके बराबर है 160 मिलीलीटर के बराबर। तो यहाँ से x सॉल्व हो गया, यानी 60 मिलीलीटर के बराबर। तो अब तो समस्या सब खत्म हो गई है, अब सब आप कर लेंगे। तो ये किसका वॉल्यूम है, देखो ये है तुम्हारा वॉल्यूम, किसका, वॉल्यूम ऑफ CO2, ठीक है ना। हेंस देखो ध्यान से, अगर आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ O2, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 माइनस x, यानी कितना हो गया तुम्हारा
100 और माइनस जो है 100 माइनस कितना हो गया 60, सॉल्व कर तो कितना हो गया देखो 40 मिलीलीटर। तो सबका वॉल्यूम अपने को पता चल गया। आपको कुछ करने की जरूरत है क्या? मुझे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO आ गया। मोल परसेंटेज बताना है तो जो वॉल्यूम दे रखा है इसके लिए क्या निकाल लेंगे, मोल, सबके मोल पता चल जाएंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे आप, ठीक है ना। फिर इसके बाद वॉल्यूम CO2 पता ही चल गया, मोल फ्रैक्शन CO भी पता चल जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन को और आप उसके सारे पार्ट कर लीजिएगा, और अगर आप नो डाउट अब तक लेक्चर देख रहे हैं तो ये सब आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था तुम्हारा सब बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक ना, लुसेग लॉ, लुसेग लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम। कुछ और क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग कुछ थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, क्योंकि अब इसमें बहुत कम चीजें बची हुई हैं, उसको जल्दी जल्दी फिनिश कर दिया जाए इस चैप्टर को, ठीक है। तो अब हमें देखो पढ़ना क्या है इस चैप्टर का। जो अगली बात है वो है कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। अब कंसंट्रेशन टर्म क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़िए, ठीक है ना। और जो है ये आपको क्लास 12 में भी काम आएगा, तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए आप, ठीक है ना। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है पहले ये सीखेंगे। उससे पहले भी अपने पास पता हुआ सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसकी कहानी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो सॉल्यूशन की पहले डेफिनेशन बोलिए। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, सोल्यूट सॉल्वेंट एक स्पेसिफिक जो है फेज होते हैं, अभी देखा जाएगा कैसे क्या होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, अच्छे से याद रखे रहना, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, अच्छे से दिमाग में ये छप जाना चाहिए। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस ले लो, इसके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक ना, सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब देखो इसमें एक वर्ड फिर आ गया भाई होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब हमें पढ़ना पड़ेगा भाई मिक्सचर क्या होते हैं, सब चीज एक एक चीज देखते रहिए। तो मिक्सचर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है ना। ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका हेट्रोजीनियस, पढ़ा होगा कहीं न कहीं आपने। एक जो है क्या होता है मिक्सचर तुम्हारा हेट्रोजीनियस, और एक मिक्सचर क्या है तुम्हारा होमोजीनियस, ठीक है ना। एक होता है हेट्रोजीनियस और एक क्या होता है होमोजीनियस, ठीक है ना। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है ध्यान से देखिए। जैसे देखो हम लोग क्या करें, हम लोग ले लेते हैं मान लो वाटर, ठीक ना, ध्यान से देखना। हम लोग क्या ले लेते हैं मान लो वाटर, देखो स्टू मैंने ले लिया इसके अंदर, और इसके अंदर मैं क्या करूं, इसके अंदर हम लोग आयरन पीसेस भर देते हैं। थोड़ा अलग कलर का बना दूं मैं, मान लो इसमें मैं क्या करूं, आयरन पीसेस भर दूं। देखो आयरन का पीसेस है, ये बड़ा बड़ा आयरन पीसेस है, आयरन पीसेस है ये, ठीक है ना। ये क्या है आयरन Fe है, ठीक है, आयरन पीसेस ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। तो ये आयरन का पीसेस है। और अब क्या करते हैं, एक कंटेनर और लेते हैं हम लोग, और इस कंटेनर में H2O डाल देते हैं। बंद करना जरूरी नहीं है, चाहे बंद करिए चाहे ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखो ध्यान से, हम लोग क्या लेते हैं वाटर, और इसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं सॉल्ट। इसके अंदर हम लोग क्या मिला देते हैं सॉल्ट, ठीक है ना। ये था तुम्हारा वाटर, इसके अंदर मिला दिया मैंने सॉल्ट। अब कहानी देखना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, देखना ध्यान से। मतलब जो पार्टिकल हैं, ठीक है ना, वो अपनी नेकेड आई से दिखते हैं। तो देखो आयरन का पीसेस तुम्हें दिख जाएगा, मतलब कंपोनेंट्स आर सीन बाय नेकेड आई आर कॉल्ड एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसा मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंसेस का जिसमें उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट हैं, वो आपको अपनी आंखों से दिख जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस। नेकेड आई मतलब क्या है, विदाउट माइक्रोस्कोप। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, जिसमें पार्टिकल सीन नहीं होते। तो सॉल्ट को अगर तुम पानी में डाल दो तो क्या तुम अपनी ओपन आई से देख पाओगे क्या कि सॉल्ट कहाँ है, पानी में नहीं देख पाते ना। तो ये अच्छे से डेफिनेशन, ये आंख मैंने बनाया, ठीक ना, ये आंख मैंने बनाई। नेकेड आई से पार्टिकल क्या होते हैं, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं या कंपोनेंट के जो पार्टिकल होते हैं, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं पार्टिकल्स, और ऐसे लिख दे रहा हूं मैं कंपोनेंट, ठीक है ना। ये क्या होते हैं तुम्हारे नेकेड आई से विजिबल होते हैं, ठीक है ना। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है कि जो कंपोनेंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं। मतलब जो भी कंपोनेंट है, जो भी पार्टिकल है, ऐसे याद रखेंगे, जो भी कंपोनेंट, ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी कंपोनेंट है वो विजिबल नहीं होते हैं, ठीक ना। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पार्टिकल, क्या कॉन्स्टिट्यूएंट लिख दिया जाए, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इस मिक्सचर के,
कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये अच्छा वर्ड है। कॉन्स्टिट्यूएंट और कंपोनेंट ये विजिबल होता है, कंपोनेंट ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूएंट ये दोनों विजिबल नहीं होते हैं। जो भी इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ठीक ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट विजिबल नहीं होता है। तो ये हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और ये हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ चीजें और हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन बोलते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं कि सॉल्यूशन का टाइप कितने टाइप का होता है भाई, है ना। अब होमोजेनियस मिक्सचर 2 और मोर सब्सटेंसेस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में होमोजेनियस मिक्सचर अगर मैंने बनाया है तो आप देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, देखना ध्यान से। तो होमोजेनियस मिक्सचर अगर मुझे बताना है तो हम लोग पढ़ते हैं जरा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये देखो यहाँ मैं हेडिंग बना दे रहा हूँ, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का टाइप हम लोग देखते हैं कितने कितने टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, ये देखो किस पे बेस्ड होगा? बेस्ड ऑन कंपोनेंट, है ना भाई। 2 और मोर सब्सटेंस का होमोजेनियस मिक्सचर है, तो बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। कैसे किया जाए देखो जरा ध्यान से। तो कंपोनेंट मतलब डेफिनेशन बोलो 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो 2 और मोर सब्सटेंसेस जैसे ही मैंने बोला तो दिमाग में आपको बोलना चाहिए भाई, है ना, कि अगर 2 सब्सटेंस का होगा तो एक सोल्यूशन, 3 सब्सटेंस का होगा तो एक सोल्यूशन, और 4 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होगा होमोजेनियस तो अगला सोल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट सॉल्यूशन आपके होते हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। A solution composed of 2 component are called as binary solution। इसके बाद देखो अगला जो सॉल्यूशन होता है वो है तुम्हारा टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होता है बोलो? टर्नरी सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? टर्नरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। और थर्ड हम लोग आते हैं, ठीक ना, एक और अपना क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ठीक ना। तो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन अच्छे से दिमाग में रखे रहिएगा। तो ये है तुम्हारी कहानी, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है ना, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी, ऐसे बहुत सारे बनाते चले जाइए आप। तो असल बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है इसको देख लिया जाए। सॉरी, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा बोलो? अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट। अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट, अच्छे से याद रख लीजिएगा। ऐसा सॉल्यूशन जो 2 कंपोनेंट से बनता है, अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट इज कॉल्ड एज बाइनरी सॉल्यूशन। ऐसे देखो अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ बोलो 3 कंपोज्ड ऑफ, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कंपोज्ड ऑफ 3 कंपोनेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्नरी सॉल्यूशन। और अ सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ, ठीक है ना, 4 कंपोनेंट, कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट, ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। ऐसे पेंटनरी, हेक्सनरी होता चला जाएगा। तो आई होप आपको एक टाइप का क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि अपने सिलेबस में जो कुछ भी पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के लिए पढ़ना है। वो किसके लिए पढ़ना है मुझे? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। तो ध्यान में इस चीज को आप रखे रहिएगा, किसके लिए पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। तो अब जितना भी क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं, इसी बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग क्या समझा करते हैं? सॉल्यूशन। क्या समझा करते हैं? सॉल्यूशन। अच्छे से याद रखे रहिएगा। तो पूरा सॉल्यूशन क्या है तुम्हारा? बाइनरी, जो हमें पढ़ना है इसकी स्टडी करेंगे, बाकी सब आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, सेकेंड क्लासिफिकेशन, इसका फर्स्ट हो गया था, सेकेंड क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का हम लोग देखते हैं, देखना ध्यान से। तो बेस्ड ऑन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन, ये जो है कर दिया जाए अपना, ठीक ना, बेस्ड ऑन, ध्यान से देखना, बेस्ड ऑन फेज, बेस्ड ऑन फेज, ठीक है ना। एक चीज अभी इसको थोड़ा इसको पॉज करते हैं, थोड़ा इसको देखो। तो देखो बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट जो बाइनरी सॉल्यूशन में होता है वो एक कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्यूट, और एक कंपोनेंट क्या होता है? सॉल्वेंट। ध्यान में रखे रहना। बाइनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं? 2 कंपोनेंट, तुमने भी पढ़ा डेफिनेशन में ही। एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, और एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ठीक ना। तो अब देखो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इसको देख लिया जाए। तो सॉल्यूट वो पार्ट होता है सॉल्यूशन में, ठीक है ना, जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे जिसका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट होता है और जिसका अमाउंट ज्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है। अब इसी क्वेश्चन पर मैं ऐसे बोलूं कि तुम्हारे पास 1 ग्राम सॉल्ट है और 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, तो आप बोलेंगे भाई 1 ग्राम सॉल्यूट है और 1 लीटर आपका सॉल्वेंट है। लेकिन अगर मैं इसके उल्टा बोल दूं, ठीक है ना, मैं बोल दूं कि 10 किलोग्राम सॉल्ट है और 1 मिलीलीटर वाटर है,
तो सॉल्वेंट आप बोलेंगे, ठीक है ना, क्या है सॉल्ट, और वाटर को बोलेंगे कि ये आपका लिक्विड है क्योंकि उसका अमाउंट कम है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए अच्छे से याद रख के रहना। तो इसको कैसे मैं बोलूं, जैसे मैं हिंदी में पहले बोलता हूँ, बोलूं कि सॉल्ट, नमक पानी में घुलता है, हिंदी बोल दूं, या ऐसे समझिए सॉल्ट इज डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉल्ट इज डिजॉल्व इन लिक्विड। ये बोलना ज्यादा सही है कि ऐसे बोलूं मैं लिक्विड डिजॉल्व इन सॉल्ट? बताइए, आप खुद सोच के बोलिए, मेरा क्या बोलना सही है? सॉल्ट इज डिजॉल्व इन लिक्विड ये बोलना सही है कि लिक्विड डिजॉल्व इन सॉल्ट ये बोलना सही है? तो पहला वाला टर्म सही है, सॉल्ट इज डिजॉल्व इन लिक्विड, है ना, नमक पानी में घुलता है, ये बोलना सही है, ठीक है ना। तो अच्छे से याद रखो क्या होते हैं सोल्यूट, इसकी डेफिनेशन याद रखते रहना। सोल्यूट गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, सिंपल सी डेफिनेशन है, अच्छे से याद रखते रहना। सोल्यूट वो पार्ट होता है सोल्यूशन में गेट डिजॉल्व, ठीक ना, सोल्यूट गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, अच्छे से याद रखे रहना, सोल्यूट गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। बात समझ में, जो डिजॉल्व होता है उसको सोल्यूट, और जिसमें डिजॉल्व कराते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो पहला अपने पास यही चीज पढ़ लेते हैं हम लोग, मेथड टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। कैसे आप बताएंगे कि कौन सा बाइनरी सोल्यूशन में सोल्यूट है और कौन सा बाइनरी सोल्यूशन में अपना सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसको भी थोड़ा देख लिया जाए, डेफिनेशन याद रखते रहना। सोल्यूट गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, सोल्यूट जो है सॉल्वेंट में हमेशा डिजॉल्व करता है, अच्छे से याद रख के रहिएगा, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, हम लोग रीडिंग बनाते हैं। मेथड टू आइडेंटिफाई, मेथड टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मेथड टू आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करने के, ठीक है, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में यहाँ डिस्कस करता हूँ, फर्स्ट मेथड है तुम्हारा अमाउंट मेथड, फर्स्ट मेथड यहाँ लिखता हूं मैं, और जो फर्स्ट मेथड है वो है तुम्हारा अमाउंट मेथड, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड कौन सा है, देखो अमाउंट मेथड। तो अमाउंट मेथड देखो क्या बताता है, इसको ध्यान में रखे रहना। अमाउंट मेथड ये बताता है कि जो तुम्हारा सोल्यूट होता है, ठीक है, जो सोल्यूट होता है इसका अमाउंट, जैसे मॉड लगा तो अमाउंट, ये हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है, ठीक ना। ये हर जगह वैलिड नहीं है, इसलिए इसको यहां से लिखकर मैं क्या बना देता हूं, स्टार, ताकि आपको पता रहे, ठीक ना। न्यूमेरिकल के लिए तो मान लेते तो सही रहेगा, लेकिन बाकी अगर ऐसे पूछेगा तो गड़बड़ ही रहता है, ठीक ना। न्यूमेरिकल के लिए लगा दो सोल्यूट कम है, लेकिन इसके बहुत सारे एक्सेप्शन, अभी मैंने सिर्फ वाटर वाला ही बोला था आपको, सॉल्ट और वाटर वाला एग्जाम्पल लेके। ये मेथड सिर्फ पढ़ने के लिए ऐसा समझ लो तुम, ठीक है ना। फिर दूसरा जो मेथड है, इससे कोई दिक्कत नहीं, देखना ध्यान से। तो सेकंड मेथड हम लोग पढ़ते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का। तो सेकंड मेथड आपको ये बताता है, ध्यान से देखना, ठीक ना, कि जो सोल्यूशन बनता है ना, फेज ऑफ सॉल्वेंट, अच्छे से याद रखो, फेज ऑफ सॉल्वेंट इज सेम एज, याद रखे रहना, इज सेम एज फेज ऑफ सोल्यूशन, ठीक ना, फेज ऑफ सोल्यूशन। मतलब जिस फेज में सोल्यूशन बनता है, ठीक है, उसकी फेज और सॉल्वेंट की फेज हमेशा सेम होती है। फेज मतलब समझ रहे होंगे आप, वही स्टेट है ना, सॉलिड लिक्विड गैस, क्या सॉलिड लिक्विड गैस। फिर से समझिए, देखो जरा ध्यान से, जब भी हम लोग सोल्यूट को और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, तो आपका क्या बनता है, देखो सोल्यूशन बनता है, बाइनरी सोल्यूशन या सिर्फ सोल्यूशन, आपको अच्छे से मैंने बोला अभी। तो अब देखना ध्यान से, ये है अपने पास ट्रिक, सॉल्वेंट और सोल्यूशन ये दोनों किस फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। किस फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं, अच्छे से याद रखे रहना। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है, पानी चाहे नमक में डालो और चाहे नमक पानी में डालो, जो सोल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमेशा एक चीज ये भी याद रखो, अगर कंपोनेंट लिक्विड हो जाए, कोई भी एक कंपोनेंट, तो लिक्विड हमेशा सॉल्वेंट का ही काम करता है, ठीक है ना। अच्छे से दिमाग में ये बैठ गया होगा। तो क्या है तुम्हारा अमाउंट, फेज ऑफ सॉल्वेंट है ना, और फेज ऑफ सोल्यूट, इससे हम लोग यहाँ से देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या करना है अपने को, इसके बाद हमें ये देखना है कि आपका जो सोल्यूट सॉल्वेंट हम पहचान लिए, इसके बाद हम देखेंगे कि इसको और कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करें। तो जैसे देखो मैं तुमसे बोलूं, ठीक है ना, कि हमने ले लिया एक गिलास में वाटर, हमने क्या ले लिया, देखो एक गिलास में पानी ले लिया, और उसमें क्या करूं मैं, सॉल्ट भी मिला दूं, शुगर भी मिला दूं, और मान लो लेमन जूस भी मिला दूं। ये देखो ध्यान से, हमने क्या लिया, एक गिलास ले लिया, ठीक है ना, और एक गिलास में हमने ले लिया वाटर, ये देखो ध्यान से, और इसमें हमने क्या मिला दिया, इसमें हमने मिला दिया, देखो सॉल्ट भी मिला दिया,
इसमें हमने मान लो शुगर भी मिला दिया, इसमें हमने क्या मिला दिया, देखो शुगर भी मिला दिया, और इसमें मान लो हमने लेमन जूस भी मिला दिया, ठीक है ना। ये देखो हमने इसमें क्या किया, लेमन जूस भी मिला दिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, तो अब ये जो सोल्यूशन हुआ है, देखो ध्यान से, अ सोल्यूशन कंपोज्ड ऑफ 4 कंपोनेंट है ना। देखो ये सब वाटर है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा वाटर है, ये क्या है तुम्हारा, देखो H2O है वाटर, ठीक है ना। तो वाटर है, और वाटर में हमने देखो 4 चीजें मिला दी, शुगर मिला दिया, लेमन जूस मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया, और वाटर खुद ही है। अब मैं पूछूं, ठीक है ना, ये बताइए जो सोल्यूशन बना, तो अब देखो 2 कंपोनेंट होता है, तो आप बोलते कि भाई ये तुम्हारा बाइनरी सोल्यूशन है। इसमें 4 कंपोनेंट हो गए, जिसको क्या बोलेंगे आप, टर्नरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ध्यान से देखो, जैसे आप मैं पूछूं कि बाइनरी सोल्यूशन में 2 पार्ट हैं, एक तुम्हारा सोल्यूट है और दूसरा तुम्हारा सॉल्वेंट है। तो टर्नरी सोल्यूशन में 3 पार्ट होंगे, तो उनके नाम क्या क्या होंगे। क्वाटरनरी में 4 पार्ट होंगे, तो उनके नाम क्या क्या होंगे, है ना। पूछ सकता हूँ भाई, जैसे बाइनरी में 2 पार्ट सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो ऐसे टर्नरी में तीनों पार्ट के नाम बताओ, बोल सकता हूँ ना ऐसा मैं। तो इसको हमेशा याद रखे रहना कि सोल्यूशन में हमेशा याद रखो 2 ही कंपोनेंट हम लोग मानते हैं, एक सॉल्वेंट, बाकी क्या मानते हैं, सोल्यूट। तो चाहे आप सॉल्वेंट में 4 लोग को घोलो, चाहे 5 लोग को डिसॉल्व कराओ, वो जितने भी डिसॉल्व होंगे, डेफिनेशन का सोल्यूट गेट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जितनी चीजें डिसॉल्व होती हैं वो सब सोल्यूट का काम करती हैं। जितनी भी चीजें डिसॉल्व कराते हैं, तो टर्नरी सोल्यूशन में भी 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक क्या होता है सोल्यूट, जो कि क्या होता है सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, एक का क्वाटरनरी सोल्यूशन में भी 2 कंपोनेंट होते हैं, एक वो 4 मतलब जो डिसॉल्व होते हैं, और एक जिसमें डिसॉल्व होते हैं। तो ये सब चीजें, ये पूरी चीजें किसका काम करेंगी, सोल्यूट का काम करेंगी, और जो वाटर है ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा सॉल्वेंट का। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा सोल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका, ठीक है ना। अब एक चीज और हम लोग यूज कर लेते हैं, तीसरा एक टाइप और क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। बाकी क्लास 12th में जो है आपको बहुत अच्छे से इसको देखा जाएगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसेस सोल्यूशन, तो उसकी बात बाद में की जाएगी, ठीक है ना। अब ये देखिए ध्यान से, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये अपन को काम में आएगा जो है न्यूमेरिकल बनाने में। तो थर्ड क्लासिफिकेशन है तुम्हारा, ठीक ना, बेस्ड ऑन, ध्यान से देखो, पेज के बेसिस पे भी नहीं किया था, तो सेकंड ही होगा अपना ये भी, यानी क्या हो गया देखो, बेस्ड ऑन, ठीक है ना, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। किसके बेसिस पे देखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और एंड सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे, अमाउंट के बेसिस पे हम लोग जो है क्लासिफाई करते हैं कि सोल्यूशन अपना कितने टाइप का होता है। तो अमाउंट के बेसिस पे जो आपके सोल्यूशन होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं आप, ठीक है। एक क्या होता है देखो, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और एक क्या होता है तुम्हारा डाइल्यूटेड सोल्यूशन। ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और एक सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूटेड सोल्यूशन, ठीक ना। ये एक क्या होता है तुम्हारा देखो, डाइल्यूटेड सोल्यूशन, ठीक ना, डाइल्यूटेड सोल्यूशन। अब क्लास 10 की बुक याद करो, आपसे वहां पूछता था कि कंसंट्रेटेड H2SO4 ज्यादा हार्मफुल होता है कि डाइल्यूटेड, तो आंसर क्या मारते थे, कंसंट्रेटेड H2SO4। बात समझ में आई। तो देखो जो आपका H2SO4 है, ऐसे देखो H2SO4 है, तो H2SO4 को एसिड बनाना है, तो हम लोग इसको मिक्स में कर देते हैं, देखो वाटर के साथ में। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होगा, अब देखो जो H2SO4 है ये किसका काम करेगा, ये देखो सोल्यूट का काम करेगा, वाटर किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का काम करेगा। ये एग्जांपल के लिए लिख लेना, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो सोल्यूट अगर कम है, बस में मतलब H2SO4 कम है, तो सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट, ठीक ना, अच्छे से याद रखे रहना। डाइल्यूट सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट जो होता है ये लेस होता है, ठीक ना, और जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है, ठीक ना, जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है ये ज्यादा होता है, याद रखते रहो इसको। जो है डाइल्यूटेड में क्या होता है, सोल्यूट कम, ठीक है ना। और कंसंट्रेटेड में देखो क्या होता है, कंसंट्रेटेड में होता है सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है, एंड जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट का अमाउंट है, ये सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता है। तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन में क्या होता है, सोल्यूट कम होता है, कंसंट्रेटेड में क्या होता है, सोल्यूट ज्यादा होता है। तो जब H2SO4 देखो ज्यादा होगा, पानी कम होगा, तो ज्यादा हार्मफुल होगा,
जब H2SO4 कम होगा, पानी ज्यादा होगा, तो हार्मफुल कम होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया ना। चलिए फिर देखो ध्यान से, डाइल्यूट सोल्यूशन की ट्रिक बना दो आप, ठीक है ना। ट्रिक ऐसे बना दो, ट्रिक क्या बना दो, देखो चीनी कम है ना, ये देखो क्या है, चीनी कम। अब चीनी कम, याद करिए, पानी ज्यादा चीनी कम, है ना। अब चीनी कम एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन साहब की, और उसमें देखो दिल मोहब्बत प्यार वाली बातें थी, तो अच्छे से याद रखो। चीनी कम क्या है, डाइल्यूटेड। चीनी कम क्या है, डाइल्यूटेड। क्लियर हो गया ना अच्छे से। तो जब भी सोल्यूट कम हो तो डाइल्यूट सोल्यूशन, और जब भी सोल्यूट ज्यादा हो जाए तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पे हिट करते हैं, और मेन टॉपिक क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। ठीक है ना, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो क्या ये दोनों सेम है क्या, कंसंट्रेटेड और कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एक स्टेट ऑफ सोल्यूशन होता है जिसमें आपका सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से ज्यादा होता है। फिर से बोलता हूं मैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या था, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। वाइल कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, अब ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है ना, तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन आपको समझ में आ गया। तो आपसे पूछे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन दोनों सेम है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, कंसंट्रेटेड ऑफ सोल्यूशन है ना। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज द स्टेट ऑफ सोल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज ग्रेटर देन सॉल्वेंट, व्हाइल द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ठीक है ना। अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या बताता है, ध्यान में रखे रहना। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें बताता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन आपको क्या बताता है, अच्छे से याद रखे रहना। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डील्स, ये क्या करता है, डील्स ऐसे लिख दे रहा हूं मैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है ना, अच्छे से याद रखते रहना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। इसको कौन बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। दिमाग में ये छप जाना चाहिए। ठीक है ना। फिर देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन सोल्यूशन क्या होता है, याद रखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन इज डील बाय कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, या कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डील्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अब कुछ बातें और जरा ध्यान से देखिए। तो जब मैं सोल्यूशन की बात करूंगा, तो अब सोल्यूशन में तुम्हें अच्छे से पता है कि सोल्यूशन में भाई दो लोग हैं। ठीक ना, सोल्यूशन में दो लोग कौन कौन से हैं, तो एक है तुम्हारा बोलो सोल्यूट, ठीक है ना, और जो दूसरी चीज इसके अंदर है, प्लस करके लिख दूं मैं, दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, देखो सॉल्वेंट। एक क्या है तुम्हारा सोल्यूट और दूसरा क्या है तुम्हारा सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन। ठीक है ना। अब देखो जो अमाउंट सोल्यूट का है, इसको मुझे बताना है जो इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, जो इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। तो अब देखो सोल्यूट जो प्रेजेंट है, तो कितना प्रेजेंट है इसको मुझे बताना है। तो किसी से रिस्पेक्ट बताना होगा ना कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना है, या किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, पूरे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में कितना है। दो ही डिफरेंस है मेरे पास, या तो मैं सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बता दूं या तो पूरे सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में बता दूं। तो ये है डेफिनेशन, अच्छे से याद रखना कंप्लीट डेफिनेशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख देना, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, सोल्यूशन और सॉल्वेंट। दो ही लोग हैं जिससे मुझे इसको रिलेट कर सकता हूं मैं, सोल्यूशन एंड सॉल्वेंट। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, समझ में आपको आ गया होगा। तो ये है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड या आर कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी डेफिनेशन। तो क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन एंड व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या है, एक स्टेट होता है सोल्यूशन का जिसमें अमाउंट ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में ज्यादा होता है, और वाइल जो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन होता है, ये क्या बताता है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सोल्यूशन और सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। बात क्लियर हो गई होगी, बहुत अच्छे से दिमाग में रखते रहना। ठीक है ना। फिर अब देखो ध्यान से, ये तो समझ जिसको समझाने के लिए था
याद रखते रहना, इसी से आपको याद रहेगा। फिर देखो ध्यान से, ठीक है ना, एक बात यहाँ नोट कर लीजिए, आपको वो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है। यहाँ से अच्छे से स्टार्ट बना के लिख दे रहा हूं मैं, ओनली वन कंसंट्रेशन अपने को स्टडी करनी है, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म्स, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना, अपने को अच्छे से याद रखते रहना, ओनली वन कंसंट्रेशन टर्म विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, ठीक है ना। और ये है कौन सा, ये है मोलैलिटी, ठीक ना, ये कौन सी है, मोलैलिटी यानी स्मॉल m, ठीक है ना। अब इतना लिखे रहिए, बाकी आपको मैं समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मोलैलिटी ही एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्वेंट डिपेंडेंट है। बाकी जितने कंसंट्रेशन हम लोग पढ़ेंगे सब किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूशन में। चलिए थोड़ा सा और हम लोग पढ़ते हैं, फिर देखना ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म, ठीक ना, देयर आर, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्यूट के अमाउंट को बताने के, तो देयर आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक ना, देयर आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म्स, बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म हैं बताने के लिए या पढ़ने के लिए, ठीक है ना। फर्स्ट में मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेनली टर्म्स कॉमा लगा के, मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेनली इसको दो पार्ट में हम लोग क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफाइड इन टू, ठीक है ना, टू कैटेगरी। इसको हम लोग क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अच्छे से याद रखते रहना, डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, दिमाग में छप जाना चाहिए। देयर आर वेरियस कंसंट्रेशन टर्म मेनली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, ठीक है ना। और इनमें जो कैटेगरी है वो फर्स्ट है तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक ना, फर्स्ट कौन सा है देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, दिमाग में आ जाना चाहिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन, ठीक ना, एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और एक ऐसा कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक ना, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो ये हो गया डिपेंडेंट, और एक क्या हो गया तुम्हारा, इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। तो ये हो गया इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है ना। चलिए फिर से थोड़ा देख लीजिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in solution with respect to solution or solvent is called as concentration of solution. There are various concentration terms, which are classified mainly into two categories, so temperature dependent concentration term और temperature independent concentration terms, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ दीजिएगा, दो लाइन, यहाँ भी स्पेस छोड़ दीजिएगा, दो लाइन, क्योंकि इसके एग्जाम्पल हमें पढ़ने हैं, और एग्जाम्पल हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पहले सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लेते हैं, तो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा यहाँ लाके लिखते चले जाएंगे, और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा उसको हम लोग यहाँ लिखते चले आएंगे। तो आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब एक एक कंसंट्रेशन टर्म की हम लोग बात करते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, सबसे पहला हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, इसको रेस करता हूं मैं। तो देखो ध्यान से, हम लोग को सोल्यूट का अमाउंट बताना है, सोल्यूट का अमाउंट बताना है सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, अच्छे से दिमाग में रखते रहिए, और कितना होगा इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे बताएंगे, देखना जरा ध्यान से। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, ठीक है ना, याद रखते रहना ऐसे, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है अपना, ठीक है, वो है तुम्हारा परसेंटेज कंसंट्रेशन। सबसे फर्स्ट कंसंट्रेशन हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन। कौन सा देखो, परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन कैसे हम लोग बताएंगे, ध्यान से देखते रहना। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन में देखो जरा ध्यान से, कुछ भी नहीं सोचना है, बस आप दिमाग लगाइए जरा ध्यान से। ये देखो क्या है, सोल्यूशन। अब ये जो सोल्यूशन है इसमें दो लोग हैं, है ना, दो चीजें हैं भाई। एक क्या है देखो, मान लो इसके अंदर हमने मान लिया कि सोल्यूट है, आपको पता ही है, और दूसरा क्या है देखो, सॉल्वेंट है। तो मुझे क्या करना है, इसके अमाउंट का परसेंटेज बताना है। तो अगर अमाउंट परसेंटेज बताना है तो सॉल्यूट के लिए देखो ध्यान से, अमाउंट अगर बताना है तो हो सकता है मैं इसका वेट बताऊं, जिसको मैं स्मॉल w से लिख दे रहा हूं। इसका मैं, ठीक ना, वॉल्यूम बताऊं, जिसको मैं स्मॉल v से लिख दे रहा हूं। या सॉल्वेंट का जो वेट है, ठीक ना, ध्यान में रखते रहना, इसको मैं कैपिटल W से लिख दे रहा हूं, या ए भी ज्यादा अच्छा लगता है, चलो ए भी लिख दिया जाए, ठीक ना। तो सोल्यूट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ए से लिख देते हैं, और सॉल्वेंट को हम लोग बी से लिख देते हैं। मैं जूम कर लेता हूं, सोल्यूट का जो वेट है
वो तुम्हारा WA ग्राम है, ठीक ना। सोल्यूट का जो वॉल्यूम है, अच्छे से याद रखते रहना, सोल्यूट का जो वॉल्यूम है वो मान लो तुम्हारा VA लीटर है। सोल्यूट का वॉल्यूम कितना है? VA लीटर है। अब देखना जो सॉल्वेंट है इसकी कहानी देखी जाए तो जो सॉल्वेंट है इसको भी एज्यूम कर लिया जाए। सॉल्वेंट का वेट एज्यूम कर लेता हूं मैं कि WB ग्राम है ना। और जो सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो देखो क्या है तुम्हारा, मान लो V लीटर है। अच्छे से याद रखे रहना, ठीक है ना। अब देखना परसेंटेज कंसंट्रेशन, मैंने बोला था ना सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में केवल एक कंसंट्रेशन टर्म पढ़ना है, उसका नाम क्या है? मोलैलिटी। उसका नाम क्या है? मोलैलिटी। आगे बताऊंगा, वो मामी है आपकी, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में केवल एक कंसंट्रेशन टर्म है, वो कौन सा है? मामी अपनी, यानी मोलैलिटी, ठीक है। चलिए तो अब देखो परसेंटेज कंसंट्रेशन में मेरे पास जो पैरामीटर है बताने का, वो देखो सोल्यूट का वेट है। तो जब सोल्यूट का वेट बताऊंगा मैं तो मेरे पास जो रेफरेंस है वो मैं ले सकता हूं क्या? देखो वेट सोल्यूशन का ले सकता हूं, या सोल्यूट का वेट बताऊं पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, या देखो क्या बताऊं मैं सोल्यूट का वॉल्यूम बताऊं पूरे सोल्यूशन के वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। तो यही चीजें क्या कहलाएंगी? परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन आप देखो जरा ध्यान से, तीन टाइप का हो गया। एक क्या हो गया देखो, वेट बाई वेट परसेंटेज। फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म कौन सा हो गया? वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बोलो, वेट ऑफ सोल्यूट, ध्यान में रखे रहना, डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से किसके रिस्पेक्ट में चलेंगे हम लोग? सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई। तो ये देखना ध्यान से क्या हो गया, वेट बाई वेट परसेंटेज ऐसा लिखा मैंने। तो फॉर्मूला देखो क्या हो गया, WA डिवाइडेड बाई, बोलो क्या हो जाएगा, WA और प्लस WB, और परसेंटेज के लिए क्या करूंगा मैं? 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज के लिए क्या करूंगा मैं? 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया ना? अच्छे से दिमाग में छप गया होगा। अब देखना ध्यान से, ठीक ना, यहाँ से एक नोट याद रखते रहना, ठीक ना। और ये नोट ये है, जैसे मैं तुम्हें दे दूं, ऐसे क्वेश्चन दे दे तुम्हें, इफ 2%, ठीक है ना, वेट बाई वेट कुछ भी ले लिया जाए, एक्वस सोल्यूशन कुछ भी ले लो, एक्वस सोल्यूशन ऑफ, ठीक है ना, NaCl कुछ भी ले लिया जाए इसमें, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। इसकी मीनिंग क्या होती है? न्यूमेरिकल में काम आएगा इसलिए याद रखे रहो। इसका मीनिंग ये होता है, मीन्स नाम देखो 2% वेट बाई वेट, ठीक है ना, ऑफ सोल्यूशन NaCl है, एक्वस सोल्यूशन NaCl है, मतलब NaCl को पानी में डिसॉल्व किया गया, ठीक है ना, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl का को जो है पानी में डिसॉल्व किया, और NaCl का कितना ग्राम डिसॉल्व हुआ है? ये देखो लिखा है 2%, तो मतलब सोल्यूट तो लिख रहा है ना, यानी 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। अच्छे से याद रखते रहना, ठीक है ना, दिमाग में ये छप जाना चाहिए। देखना ध्यान से, 2% मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन वाटर, ठीक ना, अच्छे से याद रखो, डिसॉल्व इन वाटर, डिसॉल्व इन H2O, टू फॉर्म, अच्छे से याद रखो, टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन मतलब 2 ग्राम यूरिया को पानी में डिसॉल्व किया गया, तो जो सोल्यूशन बना है उस सोल्यूशन का वेट कितना है? 100 ग्राम सोल्यूशन। क्लियर हुआ? फिर से देखो, 2% वेट बाई वेट का मतलब क्या हो गया? वेट बाई वेट एक्वस सोल्यूशन NaCl का मीनिंग क्या हो गया? 2 ग्राम NaCl डिसॉल्व हुआ है पानी में, और डिसॉल्व होने के बाद जो उस वाटर का वेट आया है वो कितना आया है? 100 ग्राम। फिर से समझ लो, ये मान लो इसके अंदर वाटर है, और ये मान लो आपका जो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मैंने मान लिया ये जो है अपना NaCl है, इसको इसमें डिसॉल्व करा दूं। अब इसके बाद इसका वजन करूंगा तो वजन इसका कितना आ जाएगा? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। चलिए फिर और नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम लोग देखते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो एक कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिकल भी आता है, टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल के टाइप में मैं आपको पहले तीनों परसेंटेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं सब चीजें इंक्लूड करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कंसंट्रेशन, ठीक है ना। तो सेकेंड कंसंट्रेशन हम लोग देखेंगे, और वो कंसंट्रेशन है तुम्हारा वेट बाई वॉल्यूम। ध्यान से देखना, तो बी कंसंट्रेशन हम लोग लिखते हैं, अगर तुमसे बोले वेट बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, तो यानी ये देखो क्या हो गया, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन, मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ सोल्यूट और डिवाइडेड बाई, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई क्या हो गया, देखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना, और परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फार्मूले में अगर बोलूंगा तो सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा VA, और सोल्यूशन का ये देखो क्या हो जाएगा VA प्लस VB लीटर, जो भी है लीटर में है लीटर में। अब देखना ध्यान से, तुमसे क्वेश्चन नोट में अगर ये मैं बोलूं कि अगर तुम्हें यहाँ भी वेट बाय वॉल्यूम कर दिया जाए, है ना, देखो ये नॉमिनेटर है, अमाउंट बताएंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर हो गया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू देखो वॉल्यूम बता रहा हूँ, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है ना। अब देखो मान लो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे दे 2% वेट बाय वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 ग्राम NaCl वाटर में डिजॉल्व है टू फॉर्म, ठीक ना, याद रखे रहना कितना लीटर सोल्यूशन हो गया भाई, 2 फॉर्म 100 लीटर सोल्यूशन, अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये वेट बाय वॉल्यूम है, ठीक ना, अच्छे से दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक ना। तो वेट बाय वॉल्यूम मतलब क्या होगा, 2 ग्राम NaCl पानी में डिजॉल्व करके 100 लीटर का सोल्यूशन बनाता है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब अच्छे से दिमाग में रहना चाहिए, तभी अपने से काम बनेगा, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं हम लोग ध्यान से, जैसे मान लो, ठीक है ना, नेक्स्ट कंसंट्रेशन हम लोग इसमें देख लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखना सी कंसंट्रेशन, सोल्यूट का वॉल्यूम बताऊंगा मैं, क्या बताऊंगा, सोल्यूट का वॉल्यूम, और किसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। देखो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, फार्मूला देखो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया जाए तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए, और सॉल्व कर लीजिए तो अच्छे से देखो क्या हो गया, V बाई V परसेंटेज फार्मूला मिल गया, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसे दिया रहेगा कि 2% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो मतलब क्या हुआ कि 2 लीटर डिजॉल्व होके पानी में इतना लीटर का 100 लीटर का सोल्यूशन बना रहा है। यही चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझना है न्यूमेरिकल के लिए। तो आई होप परसेंटेज कंसंट्रेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अगले पार्ट में हम लोग इसके और अच्छी चीजें पढ़ते हैं। थैंक यू।